जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम आपके डिमांड पर लेके आए हैं। आज की क्लास में हम आप उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 90 प्लस मार्क दिला सकते हैं। और देखेंगे तो पूरे बायोलॉजी की किताब से, यानी कि बायोलॉजी की किताब में जितने चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर से जो प्रश्न पूछा जाता है उन प्रश्नों को हम आप देखेंगे। और वह प्रश्न आपका जो है अंतर है, अंतर प्रश्नों में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या फिर जो है 5 नंबर में मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे जो है अंतर वाले प्रश्न हैं पूरे आपके किताब में जो हर वर्ष पूछे जाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं, वीवीआईपी होते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क दिलाते हैं और जो है 90% जो है पूछे भी जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। भाई देखिए, बोर्ड एग्जाम में अंतर जरूर पूछा जाता है। तो पूरे बायोलॉजी के किताब में जितने अंतर पूछे जाते हैं सभी चैप्टर से, जिन जिन चैप्टर से पूछे जाते हैं उन्हीं अंतरों को हम आप आज सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जानेंगे। तो चलिए, पहला आपको प्रश्न जो आपका है वह है स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। भाई ऐसे प्रश्न देखेंगे तो कई सेट में आपको मिल जाएगा। स्वपरागण और परपरागण देखेंगे तो कई वर्ष से पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जाता है। तो यह जो है स्वपरागण एवं परपरागण में जो अंतर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अंतर क्या है देखेंगे तो जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है। देखेंगे एक पौधा है, उस पौधे के किसी पुष्प में देखेंगे भाई आवृत बीजी पौधा है, जिम्नोस्पर्म प्लांट, सॉरी एंजियोस्पर्म प्लांट यानी कि आवृत बीजी पौधा है। द्विलिंगी पुष्प उसमें आते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प होगा तो एक ही पुष्प में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मिलते हैं। तो उसी एक ही पुष्प का जो है जो परागकण है, जब उसी पुष्प के जो है मादा जननांग की ओवरी तक पहुंचता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो उसी पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प की जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वहां पर जो है स्वपरागण होता है। एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प में देखेंगे तो एक ही पौधा है और उस पौधे पर कई पुष्प आए हैं, तो किसी पुष्प उसी पौधे के किसी एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र तक, यानी कि वर्तिकाग्र और ओवरी तक पहुंचता है। तो ऐसी दशा में स्वपरागण। कहने का मतलब है कि एक ही पुष्प के यानी कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अथवा एक ही पौधे पर लगने वाले किसी भी पुष्प के परागकण किसी भी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, स्वपरागण होता है। लेकिन जो परपरागण है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है। और ये जो स्वपरागण है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इस तरह से पॉलिनेशन है ऐसे। अब देखेंगे तो परपरागण है भाई एक ही जात के 2 पुष्पों के बीच होता है। अब यहां पर एक ही जात के 2 पुष्प, एक ही जात के 2 पुष्प का मतलब है कि एक ही जात के 2 अलग अलग पौधे हों। यहां पर जो है एक ही जात था, एक ही पौधा था, उस एक ही पौधे के पुष्प पर एक ही पुष्प उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा, अथवा उस पौधे एक ही पौधे पर लगे जितने पुष्प हैं किसी पुष्प का परागकण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाता है। लेकिन जो परपरागण है, परपरागण में क्या होता है कि एक ही जात एक ही हो लेकिन जो है 2 अलग अलग अथवा कई अलग अलग जब पौधे होते हैं तो उन पौधों पर लगने वाले जो पुष्प होते हैं
क्या होता है, किसी एक पौधे के पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो परपरागण की क्रिया कहलाती है। स्पष्ट हो गया? क्या मिला? एक ही जात है, एक ही जात के पौधे, दो अथवा दो से अधिक हो, लेकिन एक ही जात का पौधा है, एक ही जात के पौधे पर, किसी एक पौधे पर लगने वाला पुष्प एक ही जात के दूसरे पुष्प के जो है वर्तिका, एक ही जात के पौधे पर लगने वाला पुष्प का परागकण एक ही जात के, समान जात के दूसरे अन्य पौधे पर लगने वाले पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दूसरा अंतर क्या मिलता है, इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं। देखेंगे भाई, स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। भाई द्विलिंगी होगा तभी तो एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों होंगे। तो भाई एक ही पुष्प में अगर नर जननांग और मादा जननांग दोनों हैं तो सिंपल सी बात है, नर जननांग का परागकण मादा जननांग के ओवरी यानी कि एक सेल से मिलेगा और जो है स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। लेकिन परपरागण में क्या होता है कि इसमें पुष्प प्रायः एक लिंगी या द्विलिंगी कुछ भी हो सकते हैं। भाई एक लिंगी है तो कहने का मतलब है कि अगर दो अलग अलग पौधे हैं एक ही जात के दो अलग अलग पौधे हैं तो एक पौधे पर जो है अगर मान लीजिए पुष्प में नर जननांग पुष्प है यानी कि पुष्प नर पुष्प है और एक ही जात का दूसरा पौधा है उसमें पुष्प जो आ रहा है मादा पुष्प आ रहे हैं, तो नर पुष्प का परागकण मादा पुष्प के पराग वर्तिकाग्र को जो है परागित कर देगा, तो इस दशा में परपरागण हो जाता है। तो परपरागण की क्रिया के लिए पुष्प का एक लिंगी या द्विलिंगी होना जरूरी होता है। चाहे एक लिंगी होगा तब भी परपरागण, द्विलिंगी होगा तब भी। अगला अंतर क्या मिलता है, इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते हैं। भाई स्वपरागण है यानी कि एक ही पुष्प का, उसी पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएगा तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, तो यहाँ पर जो है परागकण जो है क्या कर सकता है, बिना किसी कीट के द्वारा ही, यानी कि स्वपरागण में होगा तो अपने आप जो है बिना किसी पुष्प में सुगंध नहीं होगा, तब भी जो है पुष्प का जो वाह दलपुंज होता है अगर वह रंगीन नहीं होगा तब भी हो जाएगा। लेकिन जो परपरागण होता है, परपरागण की क्रिया जिन पुष्पों में, जिन पौधों में होती है उसमें जो है क्या होता है, उसमें पुष्प जो है सुगंधित व रंगीन होने चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि भाई अगर पुष्प जो है परपरागण है यानी कि पुष्प अगर एक लिंगी होगा तो सिंपल सी बात है उसके परागकण को जो है, अगर पुष्प एक लिंगी है यानी कि एक लिंगी में अगर नर पुष्प है तो उस नर पुष्प का जो है परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाने के लिए क्या होना चाहिए, कीट की जरूरत पड़ेगी। भाई किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, तो कीट जो है पुष्प के पास क्यों आएंगे, जब पुष्प में जो है कोई सुगंध होगा अथवा पुष्प जो है रंगीन होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण कराएगा कीटों को, तो कीट आते हैं और जो है परागकण उनके द्वारा जो है मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से परपरागण के लिए जो है पुष्पों का रंगीन व सुगंधित होना जरूरी होता है। अगला जो अंतर मिलता है, इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम में यहाँ पर क्या होता है, जल के द्वारा परागण, वायु के द्वारा परागण, जंतु के द्वारा परागण, कीटों के द्वारा परागण, तो स्वपरागण की क्रिया के लिए इन माध्यमों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन परपरागण में क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम का परपरागण नहीं हो सकता। यानी कि अगर पौधे पर जो है नर पुष्प है तो नर पुष्प के परागकण को जो है उसी जात के दूसरे पौधे पर लगने वाले जो मादा पुष्प का वर्तिकाग्र है उस तक जो है परागकण को ले जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, चाहे वह वायु हो, चाहे जल हो, चाहे जंतु हो, तो किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है किसमें, परपरागण के लिए। तो इतना अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें जो अंतर में आपको मिलेगा, यानी कि डिफरेंस वाले प्रश्न मिलेंगे।
तो देखेंगे तो इस प्रकार जो है जो स्वपरागण और परपरागण है ये हर वर्ष पूछा जाने वाला है, जो आपको 3 नंबर या 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिला देगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलेंगे, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, नोट करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम आपको जो है आपके लिए जो है विशेष करके लाए हैं और कई सेटों से ढूंढ करके लाए हैं, छाट करके लाए हैं। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला अंतर, चलिए भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका परागण और निषेचन में अंतर। परागण और निषेचन में अंतर कई बार पूछा गया है, कई वर्षों से लगातार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तो परागण क्या होता है कि परिपक्व पुष्प के परिपक्व जो है पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पुष्प के परिपक्व पराग कोश से पराग कणों का निकल करके पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया जो है परागण कहलाती है। इतनी बात हो गई। अब निषेचन की बात करेंगे तो क्या मिलता है? नर तथा मादा युग्मकों का, नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन की क्रिया में संयुग्मित होकर भ्रूण बनाने तक की क्रिया, नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का बनना जो है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इतनी बात। अब अंतर की बात है कि परागण और निषेचन में अंतर क्या है, तो देखेंगे तो जो परागण होता है यह पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया है। जैसे अभी हम आपको बताए कि परिपक्व पराग कोश से पराग कणों का निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। इतनी चीज हो गई। अब निषेचन को समझेंगे तो नर तथा मादा युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया जो है निषेचन होती है। कहने का मतलब है नर तथा मादा युग्मक का जो है संयुग्मन की क्रिया में भ्रूण के बनने तक की क्रिया जो है निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया में भ्रूण का बनना जो है निषेचन होता है। तो इस प्रकार परागण और निषेचन में पहला अंतर मिल जाता है। दूसरा अंतर देखेंगे तो परागण की क्रिया एक अनिश्चित क्रिया है। भाई अनिश्चित क्रिया है, कभी भी हो सकती है। जब परिपक्व पुष्प होगा, परिपक्व पराग कोश होगा उसमें। लेकिन निषेचन की क्रिया एक निश्चित समय में होती है, एक निश्चित समय के लिए होता है। जब जो है क्या होगा, जनन काल चलेगा, जीवों का जब जनन काल चलेगा तब यह क्रिया होती है, एक निश्चित क्रिया होती है। अब देखेंगे अगला अंतर, जो परागण होता है, परागण की क्रिया संपन्न कराने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वायु, जल, जंतु, कीट आदि माध्यमों की जरूरत पड़ती है। लेकिन निषेचन की क्रिया के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी जल, वायु, जंतु किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो है लैंगिक जनन की क्रिया में होता है। मेल और फीमेल के जो है संयुग्मन की, मेल और फीमेल में लैंगिक संसर्गता की क्रिया में होता है निषेचन की क्रिया। तो इस तरह से अगला अंतर देखेंगे तो परागण एक वाह्य क्रिया है। भाई देखेंगे परिपक्व पराग कोश से परागकण जब निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएगा तो वाह्य माध्यम में ही आता है, तो वाह्य क्रिया होती है। लेकिन निषेचन जो होता है यह एक आंतरिक क्रिया है। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक जो है क्या करते हैं, सीधा जो है संयुग्मित होते हैं। आंतरिक रूप में इंटरनल जो है हम कह सकते हैं यूट्रस वगैरह के या तो यूट्रस के फालोपियन ट्यूब में जो है आंतरिक रूप में संयुग्मित होते हैं, मिलते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, निषेचन होता है। तो इस प्रकार जो है निषेचन एक आंतरिक क्रिया होती है। अगला अंतर देखेंगे
तो परागण में जो होता है युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। भाई परागण में क्या होता है, पराग कण केवल वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यह क्रिया परागण कहलाती है। इसमें कोई संतत कोशिका नहीं बनती है, कोई जो है युग्मनज नहीं बनता है। लेकिन निषेचन की क्रिया में क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया होती है और जो है युग्मनज बनता है, निषेचन की क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार जो है परागण और निषेचन में अंतर मिल जाता है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, क्या है उसको समझ लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए अगला प्रश्न, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में जो अंतर होता है हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बिना विलंब किए इसको भी समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या है। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव से जो है अपना भोजन इस प्रकार लेता है कि वह एक चेन बना ले, एक श्रृंखला बना करके लेता है। जैसे अगर देखें तो जो है घास को जो है टिड्डी खाती है, टिड्डी को जो है मेढक खाता है, मेढक को जो है सर्प खाता है, सर्प को जो है बाज खाता है, बाज को जो है शेर खाते हैं। तो ये कड़ी के रूप में जुड़े होते हैं। तो यह जो होता है खाद्य श्रृंखला होता है। और देखेंगे जो खाद्य जाल होती है, खाद्य जाल में क्या होता है कि एक ही समय में, देखो यहां पर जो खाद्य श्रृंखला था, एक ही समय पर एक ही जीव के द्वारा दूसरे जीव को भक्षित किया जा रहा था एक श्रृंखला में। लेकिन जो खाद्य जाल है, इस खाद्य जाल में क्या होता है कि एक समय में जो है एक साथ जो है कई जीवों को भक्षित किया जाता है, कई तरह से भोजन लिया जाता है और इस प्रकार एक जाल जैसी एक श्रृंखला बनती है जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। देखेंगे जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। एक दिशिक का मतलब यही होता है, जैसे अभी आपको बताए कि घास को टिड्डी खाई, टिड्डी को जो है मेढक खाया, मेढक को सर्प, सर्प को जो है बाज, बाज को शेर। तो इस तरह से एक दिशिक होता है, एक श्रृंखला में चलता है। लेकिन जो खाद्य जाल होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक नहीं होता है, एक सीधा एक दिशा में नहीं होता है, किसी भी तरह से भोजन इसमें ले सकते हैं। अब दूसरा अंतर क्या मिलता है कि खाद्य श्रृंखला में कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है। भाई देखेंगे अगर घास को टिड्डी खा रही है, टिड्डी को जो है कौन मेढक खा रहा है, मेढक को सर्प खा रहा है, अगर बीच से कोई श्रृंखला टूट गई, कोई नष्ट हो गया, मर गया, तो पूरी श्रृंखला यानी कि पूरी खाद्य श्रृंखला जो है नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जबकि खाद्य जाल में जो होता है श्रृंखला नष्ट नहीं होती है। क्या कि कोई कड़ी टूटने पर जो है खाद्य श्रृंखला नष्ट नहीं होती है। जैसे अगर यहाँ पर समझा जाए तो जैसे एक मनुष्य है, तो भाई मनुष्य जो है क्या करता है, तो कुछ मनुष्य सर्वाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अगर मांसाहारी है तो भाई मांस को भी, मुर्गा मछली इनको भी खाएंगे और साथ साथ जो है वो हरे पेड़ पौधों पर भी डिपेंड रहते हैं, यानी कि साग सब्जी अनाज भी खाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो मांसाहारी जंतु है उनको मांस नहीं मिले तो क्या वो जिंदा नहीं रहेंगे, भाई वो अनाज खाएंगे। तो ऐसा क्या होता है कि खाद्य जाल में वो एक समय में अगर वो मांसाहारी है, उनको मांस नहीं मिलेगा, तो जो है अपना भोजन जो है अनाज से भी कर सकते हैं। तो इसमें श्रृंखला नष्ट नहीं होती है। लेकिन खाद्य श्रृंखला में कोई कड़ी अगर टूट गई तो पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाती है। लेकिन इस तरह से इसमें जो है कोई श्रृंखला अगर टूटती है तो श्रृंखला नष्ट, यानी कि कोई कड़ी टूटती है तो श्रृंखला नष्ट नहीं होती है। अगर मांसाहारी जंतु है, मांस नहीं मिला तो वह जो है अनाज से भी अपना काम चला लेता है, उसका पोषण हो जाता है। तो इस प्रकार श्रृंखला नष्ट नहीं होती है। अगला अंतर देखेंगे
तो क्या मिलता है, खाद्य श्रृंखला में परितंत्र के जो जैविक घटक के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि परितंत्र के जैविक घटक के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन जो खाद्य जाल होता है परितंत्र के जैविक घटक के बारे में यह विस्तृत जानकारी दिलाता है, विस्तार से अध्ययन कराता है। अगला अंतर देखेंगे, ऊर्जा की प्रवाह की गणना सरल है। भाई क्योंकि श्रृंखला एक दिशिक है, खाद्य श्रृंखला एक दिशिक होती है, तो एक दिशिक होने की वजह से इसमें ऊर्जा प्रवाह की गणना जो है बहुत सिंपल होती है, सरल होती है। लेकिन खाद्य जाल जो होती है यह बहुदिशिक होती है, एक जाल नुमा होती है, तो इसमें ऊर्जा प्रवाह की गणना करना जो है काफी जटिल होता है, ऊर्जा प्रवाह की गणना जटिल होती है। अगला अंतर देखेंगे तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक जीव के केवल एक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में एक जीव जो है एक ही पोषक पदार्थ उसको खाता है, एक ही पोषण स्तर दिखाया जाता है इसमें। लेकिन जो खाद्य जाल होता है इसमें एक जीव के अधिक पोषण स्तर दिखाए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं कि एक जीव है अगर वह जो है क्या, जैसे अभी हम आपको बताए कि मनुष्य है अगर मांसाहारी है, उसको मांस नहीं मिला, जो है मुर्गा बकरा और मछली ये सब नहीं मिली, तो जो है क्या करेंगे, अनाज से भी अपना भोजन कर सकते हैं, कर लेते हैं, उनका पोषण पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार एक जीव के अधिक पोषण स्तर खाद्य जाल में मिलते हैं, लेकिन खाद्य श्रृंखला में केवल एक ही पोषण स्तर मिलता है। तो यह हो गया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें क्या है, उसको भी समझ लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण अंतर है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। बहुत बार कई बार यह भी पूछा गया भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर लिखने के लिए, तो यह भी जो है वीआईपी क्वेश्चन है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है, बहुत वीआईपी प्रश्न है। देखेंगे तो जो भ्रूण कोश होता है भाई, भ्रूण कोश जो है वह थैली नुमा संरचना जिसमें भ्रूण का विकास होता है, जिसमें भ्रूण रहता है। और जो भ्रूण पोष है, तो भ्रूण पोष जो है क्या करता है, भ्रूण को जो भोजन देता है, यानी कि जिसमें संचित भोज्य पदार्थ, जिसमें भोज्य पदार्थ रहते हैं और जो भ्रूण को भोजन देता है जिससे भ्रूण जो है विकास कर सके। तो इस भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर लिखना है। तो देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि यह अगुणित होता है, यानी कि जो भ्रूण कोश होता है अगुणित होता है, हेप्लॉइड होता है, यानी कि स्मॉल एन होता है। अब इसी तरह से भ्रूण पोष में देखेंगे तो भ्रूण पोष जो होता है यह त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित यानी कि 3n होता है, इस तरह से त्रिगुणित होता है। किसी किसी में देखेंगे तो 2n+1 करके लिखा मिलता है, तो 3n यानी कि त्रिगुणित होता है। अगला अंतर देखेंगे तो इसका विकास जो है क्रियाशील गुण बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। भ्रूण कोश का जो विकास होता है क्रियाशील गुण बीजाणु यानी कि बीजांड, बीजांड की मात्र कोशिका से होता है। और जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश का जो विकास होता है प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका से हो जाता है। किससे? प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका से हो जाता है। तो इस तरह से दो अंतर मिल जाता है। अगला देखेंगे तो जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश जो है भ्रूण के विकास में सहायक होता है। अभी हम आपको बताएं कि भाई भ्रूण कोश में ही भ्रूण बंद होता है, बंद रहता है। भ्रूण कोश एक थैली नुमा संरचना है और इसी थैली नुमा संरचना में जो भ्रूण है यानी कि जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का जो है विकास होता है, यानी कि विकास में सहायक होता है। और भ्रूण कोश, अब भ्रूण कोश को देखेंगे तो यह भ्रूण को जो है क्या करता है, भोजन देता है, यानी कि भ्रूण का पोषण करता है। अगला अंतर देखेंगे तो जो भ्रूण कोश होता है
इसमें संचित भोजन नहीं होता, यानी कि भ्रूण के लिए इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। ये केवल भ्रूण के विकास में, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। लेकिन जो भ्रूण कोश है, इसमें जो है भ्रूण के लिए भोजन संचित रहता है, यानी कि भ्रूण कोश जो है भ्रूण को भोजन देता है। तो इस तरह से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अंतर मिल जाता है भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में। तो इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला अंतर देखें, अगला क्या है, तो इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। चलिए आगे, चलिए भैया अगला प्रश्न आपका है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसको आप कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं और आपका साथ छोड़ भी नहीं रहा है। और यह जो है हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाता है, अंतर करके ज्यादा पूछा जाता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत वीआईपी प्रश्न है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो डीएनए देखेंगे तो डीएनए जो होता है यह मुख्य रूप से जो है केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में। और आरएनए को अगर देखा जाए तो भाई आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब दूसरा अंतर जो मिलता है डीएनए आरएनए में, तो डीएनए को देखेंगे तो डीएनए में क्या होता है, इसमें 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। भाई डीएनए जो है 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। कहने का मतलब है एक पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना इस तरह से और दूसरी पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना इस तरह से। तो डीएनए जो है इस तरह से 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। अब आरएनए को देखेंगे तो इसकी संरचना जो है एकल सूत्री होती है। कहने का मतलब है यह कुछ इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एकल सूत्री होती है। अब अगला अंतर देखेंगे तो डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा से बना होता है, यानी कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और जो आरएनए होता है, आरएनए में जो है राइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी कि राइबोज शुगर पाया जाता है। अब अगला अंतर क्या मिलता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए में थायमीन क्षार पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, इतना जो है डीएनए में पाया जाता है, यानी कि थायमीन पाया जाता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए में जो है थायमीन के स्थान पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है। बाकी इसमें भी जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या मिलता है, यूरेसिल मिल जाता है। थायमीन इसमें नहीं पाया, इस आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब है कि थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। अब अगला अंतर देखेंगे तो जो डीएनए होता है समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए इस पृथ्वी पर जितनी जीव जातियां पाई जाती हैं सब में जो है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि जो आरएनए होता है यह कुछ विषाणुओं में, केवल कुछ विषाणु में ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। तो इस तरह से डीएनए आरएनए में बहुत अंतर मिल जाता है। तो इतना आपको जो है आपके लिए 5 बहुत है, 5 अंतर आप लिख दीजिएगा। अच्छा लिख देंगे, आपको 3 नंबर का है तो 3 नंबर, नहीं तो 5 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रश्नों का अंतर देखें।
चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात यह है कि एग्जाम में सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखने के लिए पूछा जा सकता है, अथवा इसी को जो है विशिष्ट तथा अविशिष्ट प्रतिरक्षा करके जो है पूछते हैं। विशिष्ट तथा अविशिष्ट प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, इस तरह से पूछा जाएगा। अथवा जो है जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर करके पूछा जाता है, और इसी को जो है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा करके पूछा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सब एक ही चीज है, घबराने की बात नहीं है। फिर से एक बार समझ लेंगे, सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, ऐसे करके पूछ लेगा। अथवा जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा करके पूछ लेगा, अथवा अजन्मजात प्रतिरक्षा में अंतर करके पूछ लेगा, अथवा सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा करके आपसे पूछेगा, अथवा आपसे जो है विशिष्ट तथा अविशिष्ट प्रतिरक्षा में अंतर लिखने के लिए पूछेगा। तो सब एक ही चीज है भैया, एक ही चीज आपको लिखना है। तो चलिए यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जो है समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखेंगे तो जो सहज यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरक्षा, और उपार्जित यानी कि अविशिष्ट प्रतिरक्षा, और क्या मिलता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, ऐसे करके मिलता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है देखेंगे, तो जो सहज प्रतिरक्षा है यह जो है जन्म से ही मौजूद होती है, यानी कि जन्म से ही सहज प्रतिरक्षा मिलती है। जैसे देखेंगे सलाइवा यानी कि लार जो होती है जन्म से ही मिलती है। त्वचा देखेंगे, त्वचा भी एक जो है जन्मजात प्रतिरक्षा है, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कराती है। तो जन्म के साथ हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ये जन्म के बाद मौजूद होती है, यानी कि जन्म के बाद हमको मिलती है। जैसे देखेंगे तो वैक्सीन लगाते हैं, जैसे टीका, पोलियो का टीका हो गया, और जो है बीसीजी का, किसी भी जो है किसी हेपेटाइटिस का, किसी भी चीज का जो है टीका है, तो वह क्या करेगी जन्म के बाद लगाया जाता है। भाई जन्म के बाद लगेगा, तो जैसे पोलियो का टीका लगा जन्म के बाद, तो वह क्या करेगा अब पोलियो रोग से मुक्ति देगा, यानी कि पोलियो रोग नहीं होने देगा। तो इस तरह से जो है जन्म के बाद लगने वाला, जन्म के बाद मिलने वाला प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। आगे देखेंगे जो सहज प्रतिरक्षा मिलती है यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा कहलाती है। भाई जन्म के साथ जो मिलती है उसको सामान्य प्रतिरक्षा कहते हैं, जो जन्म से ही हमको जन्म के साथ मिलती है। अब देखेंगे जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वह विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। अब इसको विशिष्ट इसलिए कहा जाता है कि जन्म के बाद जब जो है लोगों में कोई रोग अथवा बीमारी होती है तो उसको जो है टीका यानी कि वैक्सीन जो दिया जाता है, तो वह वैक्सीन जो है क्या करता है शरीर में जाकर के एक विशेष प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है। इसलिए इस उपार्जित प्रतिरक्षा को विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है। अगला अंतर देखेंगे तो सहज प्रतिरक्षा में क्या होता है कि किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें नष्ट कर देती है। देखेंगे तो कोई जैसे सूक्ष्म जीव जो है शरीर में जब प्रवेश करता है तो यह जो सहज प्रतिरक्षा है, सक्रिय प्रतिरक्षा है, यह उस पर तुरंत अटैक करती है और उसको नष्ट कर देती है। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह जो है क्या करता है किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनकी पहचान करता है, तब उसको नष्ट करता है।
भाई देखेंगे तो जिस चीज का वैक्सीन आपके शरीर में अथवा किसी व्यक्ति के शरीर में लगाया गया होता है, वह जो है उसी रोग के प्रति जो है प्रतिरक्षी तंत्र बनाती है और उसी रोग से वह जो है लड़ती है। यानी कि जिस एंटीजन के द्वारा वह रोग होता है उस एंटीजन की जो है पहचान करती है, पहचान करके उसको नष्ट। कहने का मतलब है कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह जो है स्मृत कोशिका बनाती है। स्मृत कोशिका जब बनाएगी तो वह स्मृत कोशिकाएं ही जो है क्या करती हैं, जब वैसा रोग कभी ऐसे जो है एंटीजन शरीर में प्रवेश करेंगे तो उस एंटीजन की पहचान करके उनको नष्ट कर देती है। तो इस तरह से क्या करती है, एंटीजन की पहचान करके जो है उपार्जित प्रतिरक्षा कार्य करती है। लेकिन सहज प्रतिरक्षा किसी एंटीजन की पहचान नहीं करती है, चाहे जिस प्रकार का एंटीजन हो उस पर तुरंत अटैक करती है। इस तरह से मिल जाता है। अब देखेंगे तो सहज प्रतिरक्षा जो होती है इसमें स्मृत कोशिकाएं नहीं बनती है। भाई इसमें कोई स्मृत कोशिका नहीं बनती है, यानी कि सहज प्रतिरक्षा एंटीजन की पहचान नहीं करता है, सीधा उस पर अटैक करके हमारे शरीर को प्रतिरक्षा देता है, रोग से बचाता है। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह जो है स्मृत कोशिका बनाती है। उसी वैक्सीन के आधार पर एंटीजन की पहचान के लिए स्मृत कोशिका बनाती है और उसी एंटीजन को नष्ट करेगी जिसका जो है वैक्सीन दिया गया होता है। तो इस तरह से स्मृत कोशिका बना करके एंटीजन की पहचान करती है और हमारे शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा में स्मृत कोशिकाएं बनती हैं। तो यह हो गया सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। बिल्कुल जी, बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए भैया अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर लिखना है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या, वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर लिखिए। तो देखेंगे जो वंशागत लक्षण होता है या जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, आनुवांशिक लक्षण होते हैं। लेकिन जो उपार्जित लक्षण होता है यह जो है जन्म के बाद अथवा जन्म के साथ होने वाले लक्षण होते हैं। तो जो आनुवांशिक लक्षण और उपार्जित लक्षण है इनके अंतर को देखेंगे तो इसका पहला अंतर मिलता है कि जो वंशागत लक्षण होते हैं जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। वंशागत लक्षण जीव जीन के यानी कि जीव के जीन में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के कारण वंशागत लक्षण आते हैं। लेकिन जो उपार्जित लक्षण होता है यह जलवायु में परिवर्तन के कारण हो जाता है। अब भाई देखेंगे जलवायु में परिवर्तन का मतलब यह होता है कि आप जो है एक जगह से, जैसे मान लीजिए अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, अपने इस देश को, अपने इस जो है राज्य को छोड़ करके जब किसी दूसरे राज्य में आप जाएंगे, जैसे कहा जाए तो आप जो है केरल की तरफ अथवा और भी अन्य राज्यों में जब आप जाएंगे, या फिर हम ऐसा सीधा कह सकते हैं भाई देखो यहाँ पर हम किसी राज्य से नहीं मतलब रख रहे हैं, मतलब यह है कि आप अपने जिस निजी आवास में रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, उसको छोड़ करके आप थोड़ा सा जो है किसी दूसरे जलवायु वाले स्थान पर चले जाएंगे तो वहां पर जो है आपके दैहिक लक्षण और जो है जननिक लक्षण में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसे उपार्जित लक्षण कहा जाता है, उपार्जित परिवर्तन कहा जाता है। तो यानी कि जलवायु में परिवर्तन से हो जाता है।
सुने भी होंगे, कहते हैं भैया कि आप यहाँ हैं, जैसे आप मुंबई रह रहे हैं तो मुंबई है तो आपके जो है दैहिक संरचना यानी कि आप बिल्कुल जो है साफ सुथरा गोरे गारे बने हैं। लेकिन क्या होता है कि गांव में अचानक से जब आते हैं तो कुछ दिन रहने के बाद, 10 दिन रहने के बाद, 20 दिन रहने के बाद कहते भैया कि शहर में तो कुछ अच्छे थे, साफ सुथरे थे, यहाँ पर आने के बाद जो है सांवले हो गए। तो ये है जलवायु में परिवर्तन। तो ये उपार्जित लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण मिल गया। अगला लक्षण जो है देखेंगे वंशागत में अंतर के लिए, तो जो है लैमार्क तथा डार्विन भी इसके विषय में नहीं जानते थे। भाई देखेंगे जो वंशागत लक्षण होता है ये जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो जीन का जिक्र ही नहीं था। कब? लैमार्क और डार्विन के समय में। लैमार्क और डार्विन के समय में जीन का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए जो है वंशागत लक्षणों को जो है लैमार्क और डार्विन नहीं जानते थे। अब जो उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षण जो है लैमार्क ने उपार्जित लक्षण का नाम दिया था। भाई लैमार्क जो है, लैमार्क ही बताए थे कि जो उपार्जित लक्षण जो होते हैं ये जीव में जलवायु परिवर्तन है यानी कि उपार्जित लक्षण के रूप में होते हैं। अगला देखेंगे वंशागत लक्षण में, तो ये जो है वंशागत होते हैं। भाई वंशागत मतलब वंशागत लक्षण जो है आनुवांशिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। लेकिन जो उपार्जित लक्षण होता है यह वंशागत नहीं होता है, यानी कि कुछ जीव में रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद आने वाले जो उसके बच्चे होंगे, उनकी जो संतति होगी, संतान होगी, उसमें उपार्जित लक्षण नहीं भी देखा जा सकता है। लेकिन जो वंशागत लक्षण होते हैं वो पैतृक लक्षण जो है संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। उपार्जित लक्षण ऐसा नहीं होता है। आगे देखेंगे अगला अंतर जो है ये जीव के जनन द्रव्य में प्रभावित होते हैं। जनन द्रव्य यानी कि जीन कह सकते हैं, जो है जीन जनन द्रव्य के रूप में, ये जीव के जीन जनन द्रव्य के रूप में प्रभावित होते हैं। लेकिन जो उपार्जित लक्षण होते हैं ये देह द्रव्य में प्रभावित होते हैं। देह द्रव्य में प्रभावित होने की वजह से आनुवांशिक नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर मिल जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला कुछ महत्वपूर्ण अंतर यानी कि अगले प्रश्न को देखें, तो इसको तो नोट कर लीजिए पहले। चलिए भाई अगला अंतर देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। देखिए यह प्रश्न भी बहुत जो है बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार जो है पूछा गया है। तो क्या मिला? शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखेंगे जो शुक्राणु जनन होती है ये जो है शुक्राणु जनन कोशिकाओं से शुक्राणु जनन, यानी कि शुक्राणु जनन का मतलब होता है कि शुक्राणु का बनना, और अंडाणु जनन का मतलब होता है अंडाणुओं का बनना, यानी कि ओवम का बनना। शुक्राणु जनन शुक्राणु का बनना यानी कि स्पर्म का बनना, स्पर्म का फॉर्मेशन है। और अंडाणु जनन जो होता है एक सेल, या हम कह सकते हैं कि ओवम का बनना, अंडाणु का बनना। इसी चीज को एग्जाम में जो है कभी कभी जो है शुक्र क्या बोलते हैं, शुक्र जनन और अंड जनन के नाम से पूछा जाता है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर लिखिए, अथवा शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। तो देखेंगे तो जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है यानी कि शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, तो शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं के बनने की क्रिया जो है शुक्राणु जनन कहलाती है। और जो है अंड जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। तो इसका अंतर देख लेते हैं। तो क्या मिला? शुक्राणु जनन में पहला अंतर मिलता है, यह प्रक्रिया वृषण में होती है, यानी कि टेस्टिस में होती है। भाई वृषण में ही शुक्राणु जनन कोशिकाएं मिलती हैं और शुक्राणु जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है ये जो है मुख्य रूप से वृषण में मिल जाएगी। और अंडाणु जनन को देखेंगे
तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो है कहाँ, अंडाशय यानी कि ओवरी में होती है। अब भाई अंडाशय यानी कि ओवरी में जो है अंड जनन कोशिकाएं होंगी और अंड जनन कोशिका के द्वारा जो है अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अंडाशय में अंडाणु का फॉर्मेशन होता है यानी कि अंडाणु जनन की क्रिया होती है। पहला अंतर मिल जाता है। दूसरा अंतर देखेंगे तो इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है। शुक्राणु जनन में यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की जो वृद्धि अवस्था होती है छोटी होती है, लेकिन अंडाणु जनन में अंडाणुओं के निर्माण की जो वृद्धि अवस्था होती है वह बहुत लंबी होती है। इस तरह से दूसरा अंतर मिल जाता है। अगला अंतर देखेंगे तो इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होता है वह 4 शुक्राणु बनाते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है इसमें जो है प्राथमिक oocyte से देखेंगे, प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु बनता है। देखेंगे भाई यहां पर जो है एक ही अंडाणु जो है मैच्योर हो पाता है, परिपक्व हो पाता है, बाकी जितने जो है अंडाणु बने होते हैं ये सब जो है अविकसित हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु बनता है और शुक्राणु जनन में जो है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनता है। तो इस तरह से इसका अगला तीसरा अंतर मिल गया। और देखेंगे तो अगला अंतर जो है इसमें ध्रुवीकाय नहीं बनते हैं। ध्रुवीकाय का मतलब यह होता है कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु जो शुक्राणु बने हैं इस शुक्राणु की सुरक्षा के लिए जो है कोई विशेष थैली नुमा संरचना अथवा आवरण नहीं बनता है, लेकिन अंडाणु जनन में देखेंगे तो इसमें ध्रुवीकाय बनता है यानी कि अंडाणु की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ पतली झिल्ली नुमा संरचना का निर्माण होता है। तो इस तरह से शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर मिल जाता है। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट अंतर देखें, डिफरेंस देखें। आज इस वीडियो में हम आप पूरे जो है बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं पूरे चैप्टर से जो है जितना अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सारे अंतर को हम जो है समझ लेते हैं और उन्हीं अंतर को जो इंपॉर्टेंट है जो कई सत्र से जो है पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला अंतर देखें क्या है। चलिए नोट करते चलेंगे भाई, लिखते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम केवल जो है इस समय आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही जो है आपके लिए आपको वीडियो दे रहे हैं और सॉल्व करा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को जो कई वर्ष से जो है पूछे जा रहे हैं, जिनको हम कई सेटों से जो है ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए लेके आए हैं, दे रहे हैं। चलिए नोट कीजिए इसको पहले। चलिए भाई, चलिए भैया अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है प्लाज्मिड डीएनए तथा गुणसूत्री डीएनए में अंतर लिखना है। तो यह भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार पूछा गया है, कई वर्ष से लगातार पूछा जाता भी है। तो देखेंगे इसमें अंतर क्या है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए का आकार जो है छोटा होता है। भाई प्लाज्मिड डीएनए है तो भाई सिंपल सी बात है, प्लाज्मिड डीएनए है तो कद में आकार में छोटा मिलेगा ही। हम आपको समझाए भी है, बताए भी है। और जो गुणसूत्री डीएनए होता है इसकी अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। पहला अंतर मिल गया आपको। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट अंतर है वह क्या है कि प्लाज्मिड डीएनए की संख्या जो होती है 1 से लेकर के 100 अथवा उससे भी अधिक होती है। भाई प्लाज्मिड डीएनए होते हैं आकार में छोटे होते हैं, छोटे होने के साथ साथ ये जो है 1 से लेकर के 100 अथवा जो है और अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन जो गुणसूत्री डीएनए होता है यह जो है संख्या में केवल और केवल 1 होता है। तो इस तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट अंतर मिल जाता है। अगला अंतर जो है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में क्या है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं
इन्हें वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। भाई ये कैरियर का कार्य करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। लेकिन जो गुणसूत्री डीएनए होते हैं ये जो है वाहक का कार्य नहीं करते हैं, ये वाहक कैरियर का कार्य नहीं करते हैं। अब अगला अंतर है कि जो प्लाज्मिड डीएनए है यह जो है एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन इसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मिड डीएनए में एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होता है। इसी की वजह से जो है क्या होता है, जेनेटिक सब्सटेंस जो है ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। लेकिन जो गुणसूत्री डीएनए होता है इसमें कोई एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में अंतर मिल जाता है। तो चलिए भैया फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं कुछ अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। देखेंगे भाई हम आपको बार बार आपसे कह रहे हैं कि नोट करते चलेंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट करते चलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सिंपल है। सब एग्जाम की दृष्टि से 90+ मार्क आपके एग्जाम में आए, इस दृष्टि से जो है हम यह आपको दे रहे हैं। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए भाई चलिए भैया अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर लिखिए। देखेंगे तो उत्पादक व उपभोक्ता में जो अंतर मिलता है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद ही जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक चीज है कि जो उपभोक्ता होते हैं, ये उपभोक्ता जो होते हैं ये मुख्य रूप से देखेंगे तो शाकाहारी भी होते हैं और जो है मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं। तो उपभोक्ता और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में मिलते हैं। अब यहाँ पर उत्पादक और उपभोक्ता में अगर अंतर लिखने की बात आएगी तो चलिए इसको देखें। तो जो उत्पादक होता है, ये उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं ये जो है भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं तो उपभोक्ता में क्या होता है कि उपभोक्ता अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे जीव का मतलब है कि अगर जो है शाकाहारी है तो शाकाहारी अगर उपभोक्ता होगा तो वह जो है उत्पादक पर निर्भर करेगा, मांसाहारी है तो वह दूसरे जीवों को मार करके खाएगा, और जो है अगर सर्वाहारी है तो जो है दूसरे जीव से भी अपना भोजन लेगा और उत्पादक से भी अपना भोजन लेगा। तो इस तरह से जो उपभोक्ता होते हैं दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। और देखेंगे तो जो उत्पादक है ये भाई आपको बताया गया कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यानी कि स्वपोषी होते हैं। और जो उपभोक्ता होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि परपोषी जीव होते हैं। इस तरह से दूसरा अंतर मिल जाता है। तीसरा अंतर देखेंगे तो जो उत्पादक है, उत्पादक का मुख्य एग्जाम्पल मिलता है, मुख्य उदाहरण मिलता है हरे पेड़ पौधे। भाई हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अभी हम आपको बताए कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु ये जो है उत्पादक मिल जाते हैं। अब उपभोक्ता की बात आई तो जो उपभोक्ता होता है इसका उदाहरण जो है प्राणी हो गया। प्राणी में जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियां ये सब आते हैं। पशु पक्षी आ गए और अपघटक आ जाते हैं। भाई देखेंगे तो यहाँ पर जो उत्पादक है, उत्पादक में जीवाणु लिया गया है
और उपभोक्ता में अपघटक। तो जीवाणु एक अपघटक है। तो जीवाणु जो होता है यह जो है उत्पादक की श्रेणी में भी आते हैं और जो है उपभोक्ता की भी श्रेणी में आते हैं, यानी कि जीवाणु अपघटक होते हैं। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल मिल जाता है। अगला एग्जाम्पल उत्पादक के लिए एक ही प्रकार के होते हैं। भाई जो उत्पादक होते हैं एक ही प्रकार के, समान प्रकार के होते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं एक कई प्रकार के। जैसे अभी हम आपको बताएं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और इसी के साथ साथ जैसे अभी आपको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो इस तरह से कई प्रकार के होते हैं। लेकिन जो उत्पादक होता है वह एक ही प्रकार का होता है। तो इस तरह से इसमें चौथा अंतर मिल गया। तो इतना अंतर तो काफी है, लेकिन अगर और भी अंतर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे तो उत्पादक में जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। भाई अभी अब आपको बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश में जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर मिल जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, अंतर को समझें, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भैया, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए। देखिए इसी चीज को जो है एग्जाम में कभी कभी पराग कोष और जो है बीजांड में अंतर लिखने के लिए दे देता है। तो घबराने की बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। लघु बीजाणुधानी को पराग कोष, गुरु बीजाणुधानी को जो है बीजांड कहा जाता है। तो चाहे पराग कोष और बीजांड में अंतर लिखने के लिए कहे, चाहे लघु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखने के लिए कहे, तो दोनों एक ही चीज है। अंतर क्या है इसमें देखेंगे। जो पहला अंतर मिलता है कि पराग कोष में पराग कणों का निर्माण होता है। भाई सिंपल है, भाई पराग कोष है तो उसमें पराग कण का ही निर्माण होगा। और गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड जो है अंडाशय का भाग होता है। भाई बीजांड वाकई अंडाशय का भाग होता है, तो बीजांड अंडाशय का भाग होता है। पहला अंतर मिल जाता है। दूसरा देखेंगे तो लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, यह पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है। बीजांड जो है पुष्प के मादा जननांग अंडाशय का भाग होता है, और जो है लघु बीजाणुधानी यानी कि पराग कोष नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है। इतनी चीज हो गई। और इधर अंतर देखेंगे तो बीजांड में मादा अंग जो है भ्रूणकोष पाया जाता है। भाई बीजांड में मादा अंग भ्रूणकोष होते हैं। ये दूसरा अंतर मिल जाता है। अगला अंतर देखेंगे तो पराग कोष में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। भाई पराग कोष में लघु बीजाणु जनन की यानी कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी और पराग कणों का निर्माण होता है। लेकिन बीजांड यानी कि गुरु बीजाणुधानी में जो है बीजांड में गुरु बीजाणुजनन की प्रक्रिया होगी और जो है क्या बनेगा, अंडाशय का भाग होता है और अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो पराग कोष में लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया और इस प्रकार बीजांड में गुरु बीजाणुजनन की प्रक्रिया होती है। लघु बीजाणुजनन की क्रिया में परागकण का निर्माण होता है, गुरु बीजाणुजनन की क्रिया में अंड कोशिका का निर्माण होता है, एग सेल का निर्माण होता है। तो यह जो है बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल है। तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए लिखिए भाई। चलिए अब आज की क्लास, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यदि वीडियो आपके समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो और जो है आपको समझ में आता हो कि यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो है
कोई नया टॉपिक, कोई नया वन शॉट आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप कमेंट करके जो है हमें बताएंगे, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अपलोड करेंगे। और यदि आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास यहीं पर जो है बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।